नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए दीपा का प्रेम कहानी का पार्ट सेकंड लेकर आई हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी दीपा का प्रेम। समी ने मुझे बताया कि वह उसके बड़े भाई के साथ पढ़ता है। नाम है देवप्रिय हालदार। हमारे भतीजों को पढ़ाने आता है। क्या तुमने उसे किसी दिन देखा नहीं? भवनाथ बाबू ने दीपा का पता ढूंढ निकाला। उनके साथ वहाँ उनकी पत्नी और दीपा की माँ शोभा भी गई। दीपा के साथ ही उनकी ये सब बातें हो रही थीं। 2 कमरे का छोटा सा फ्लैट था। यूपमेंट ट्रस्ट ने आम लोगों के रहने के लिए जो नए फ्लैट बनाए थे, मानिकतला नाले के इस तरफ के उन्हीं फ्लैटों में से वह एक फ्लैट था। इसी में उसने अपनी गृहस्थी संवार ली थी। सामान के नाम पर बस थोड़ी सी चीज़ें थीं। 2 सिंगल बेड तख्त पोश को एक दूसरे से सटाकर उसने डबल बेड बना लिया था। बिस्तर नए थे। सस्ती लकड़ी की 4 मेज़ें थीं। 2 मेज़ों को जोड़कर उस पर प्लास्टिक का टेबल क्लॉथ बिछाकर खाने की मेज़ बना ली गई थी और एक मेज़ ड्रेसिंग टेबल थी। दीवार से सटाकर उस मेज़ को रखकर उस पर एक आईना और प्रसाधन सामग्री रखी थीं। एक मेज़ पर उनकी किताब कॉपियाँ थीं। घर में एक काम करने वाली नौकरानी थी। रसोई वह खुद ही पकाती थी। दीवार पर उनकी कई तस्वीरें लगी थीं। देखकर साफ लगता था यह मामला काफ़ी दिनों से चल रहा था। बीज धीरे धीरे जमीन के नीचे से अंकुरित होकर बड़ा होकर पुष्पित पल्लवित हुआ था। भवनाथ बाबू दीपान्विता की इस नई गृहस्थी का रूप देखकर अवाक या हतवाक रह गए। इतनी अभाव और दीनता के बीच दीपान्विता एक दिन भी बिता सकेगी, यह उन्होंने सोचा तक नहीं था। भवनाथ बाबू ने जीवन में कम नहीं कमाया था। उन्होंने सरकारी कॉलेज में लंबे समय तक पढ़ाया था, पूरे 40 साल तक। 40 साल पहले 150 रुपये में उन्होंने शुरुआत की थी। इसके बाद उनकी तनख्वाह 1000 से ऊपर हो गई थी। इसके अलावा 1-2 छात्रों को भी वे पढ़ाते थे, राजा महाराजाओं के। इसके अलावा कुछ किताबें भी उन्होंने लिखी थीं। वे बिकने वाली किताबें थीं। उन्होंने अपना मकान बना लिया था। वहाँ के रुपए उन्होंने समझ बूझकर अच्छे शेयरों में लगा दिए थे। आज भी किताबों और शेयरों से उन्हें 800-900 रुपये मिल जाते थे। उनके घर में दीपा ही उन सभी का भरोसा और आशा थी। उसे उन्होंने विलासिनी नहीं बनाया था। दीपा के प्रसाधन की मेज पर कभी रोज लिपस्टिक नजर नहीं आया था, लेकिन उसके कपड़े चाहे भी सफ़ेद हों या रंगीन, वे कभी गंदे या फीके नजर नहीं आते थे। वह इतिहास की छात्रा थी, लेकिन उसके कमरे में भवनाथ बाबू ने साहित्य किताबों का अच्छा खासा संग्रह सजा दिया था। दीपा को यामिनी राय, गोपाल घोष के चित्र पसंद थे। उन्होंने खुद वे चित्र खरीदकर दीपा के कमरे में लगा दिए थे। उसे अच्छे रिकॉर्ड खरीद दिए थे। उसके कमरे में एक सुंदर सिंगल पलंग पर बढ़िया बिस्तर बिछा रहता था। इसके अलावा एक सिंगापुरी बैंत का सोफा सेट भी था। अभी तक उसकी दादी अपने सामने उसे दोनों वक्त दूध पिलाती थी। वह मजबूरी में छोटी बच्ची की तरह, बाप रे, ग्रैनी तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ करके उछलती कूदती कहती, प्लीज़ ग्रैनी माफ़ करो, मैं इतनी मोटी हो जाऊँगी, प्लीज़। फिर भी वह बच नहीं पाती थी। उसकी दादी वैसे तो ठीक ठाक थी, लेकिन बिगड़ने पर सामत आ जाती। फिर तो वे दूध का गिलास नाली में उड़ेलकर भी शांत नहीं होती थीं। गुस्से में वे दूध की पूरी कड़ाही ही उलट देती थीं। मुँह फुलाकर वे एक तरफ बैठ जाती। उनसे किसी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती थी। कुछ देर बाद किसी बहाने से फर्श पर उनका सिर पटकना वालू हो जाता। वे दीपा की गृहस्थी को खुद देखने आई थीं और बेहद चकित होकर यह सोच रही थीं कि इतनी तकलीफ में दीपा खुश कैसे है। किस बात ने उसे भुला लिया, किस आशा का फूल उसके मन में खिल गया। दीपा ने कहा, दादू, उसके रूप में मैंने एक शिष्ट और समर्थ व्यक्ति को महसूस किया है। मैं यह नहीं कह रही कि उसे मैं दुनिया का श्रेष्ठ पुरुष मानती हूँ। इस तथ्य से मैं परिचित हूँ। वह एक मामूली लड़का है, यूनिवर्सिटी में किसी रूप में भी लोकप्रिय नहीं था। इस तरह होना भी उसने नहीं चाहा था। फिर भी मुझे वह अच्छा लगा।
मैं उसके प्यार में पड़ गई। हमारे उस प्यार में कोई चालू रोमांस नहीं था। समीता के यहाँ मैंने उसे पहली बार देखा था। समीता के बड़े भाई के साथ देवप्रिय पढ़ता था। उसके अभावों की बात तो तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं। वह तुम्हारे घर की सत्तेदासी नौकरानी का नाती है। हायर सेकेंडरी पास करने के बाद उसने इतिहास से ऑनर्स लेकर सेकंड क्लास में पास किया था। एमए पढ़ने की भी उसकी कोई कल्पना नहीं थी। बीए पास करने के बाद वह बारासात में एक हायर सेकेंडरी स्कूल में नौकरी करने लगा था। साल भर पूरे होने के पहले ही उसकी माँ ने मरकर उसे मुक्ति दे दी। उसके बाप ने तुरंत दूसरी शादी कर ली। उसका एक छोटा भाई था। वह कक्षा 8 तक पढ़ने के बाद पॉलिटिकल लीडर बनने की ख्वाहिश में बहक गया। वह भी घर बार का मोह त्याग कर निकल गया। देवप्रिय स्कूल की नौकरी छोड़कर एमए पढ़ने कलकत्ता चला आया। उसके बाप ने कहा था, मैं कानी कौड़ी नहीं दूंगा। जो कुछ ज़मीन जायदाद है वह भी तुम लोगों को नहीं मिलेगी। मैंने पढ़ा लिखा कर लायक बना दिया है, अब खुद कमा धमा कर खाओ। उसने समीता के भाई के साथ यूनिवर्सिटी में नाम लिखा लिया। वह रोज़ बारासात से आता जाता था। सीधा साधा शर्मीले स्वभाव का देवव्रत। समीता के भाई रंजीत पर बड़ा अनुगत था। रंजीत पढ़ने लिखने में अच्छा था। इतिहास लेकर उसने प्रथम श्रेणी में बीए पास किया था, लेकिन स्वभाव का बहुत चंचल था। ऐसा न होता तो वह स्टैंड कर सकता था। शांत औसत बुद्धि वाले देवव्रत ने रंजीत से उसकी नोटबुक नकल करने के लिए मांगी थी। दोनों में परिचय का सूत्र यही हुआ। अनुग्रहित व्यक्ति के प्रति स्नेह हो ही जाता है। रंजीत को भी उससे स्नेह हो गया था। इसके अलावा देवप्रिय में एक खूबी है, उसके हाथ की लिखावट बहुत अच्छी है। रंजीत के नोट की वह नकल करता था, मगर दूसरों के नोट की भी नकल करके वह रंजीत को देता था। स्कूल में नौकरी करके उसने थोड़े रुपए बचाए थे। उनके खर्च हो जाने के बाद उसे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उसकी कठिनाई का समाधान करने के लिए रंजीत ने उसे अपने यहाँ अपने 2 भतीजों को ट्यूशन पढ़ाने का काम दिलवा दिया। वह रोज़ शाम को उन्हें पढ़ाकर बारासात लौट जाता। हम लोग उस वक्त कॉलेज में पढ़ते थे। यूनिवर्सिटी पहुँचने में अभी 2 साल की देर थी। मैं समीता के यहाँ आया जाया करती थी, लेकिन यकीन करो दादू साल भर तक वह मुझे नज़र नहीं आया। समीता को भी उसका आना पता नहीं चलता था। उसने कभी उसके बारे में मुझसे चर्चा भी नहीं की थी। देवप्रिय ने कभी समीता की ओर आंख उठाकर देखा भी नहीं। समीता ने भी उसकी परवाह नहीं की। साल भर बाद एक दिन यूनिवर्सिटी में यूनियन के किसी मामले में एक लंबे धोती कुर्ता के इस पहने युवक को रंजीत के साथ देखकर मैं चौंकी। बालों में उसने खूब तेल लगा रखा था। मैंने समी से पूछा, यह बेवकूफ़ों जैसा नजर आने वाला कौन है रे, तेरे भाई के साथ घूम रहा है? समी बोली, भैया के साथ पढ़ता है, भैया का चेला है, नाम है देवप्रिय हालदार, मेरे दोनों भतीजों को पढ़ाता है। उसे हमारे यहाँ देखा नहीं? मैंने कहा, नहीं तो तूने कभी बताया नहीं? नहीं बताया, मुझे याद नहीं। अच्छा, यह वाकई ऐसा सीधा साधा है या कोई स्टाइल है? वाकई अल्पभाषी होना स्टाइल है या वह वाकई ऐसा है? वाकई ऐसा ही है। ऐसा ही पैरों के कपड़े वाले जूते से लेकर डबल शर्ट तक। अब कसम खाकर तो यह बात नहीं कह सकती, लेकिन यह विनयी और कुछ शर्मीला भी है, थोड़ा अक्खड़ भी है, जिसे बुलडॉग डायनेसिटी कहते हैं, कुछ उस प्रकार का जैसा भैया ने मुझे बताया है। मैं ज़्यादा बात नहीं करती, बस नमस्कार वगैरह तक ही सीमित है। मुझे वह बेहद इंटरेस्टिंग लगता है। 2 महीने बाद रंजीत के जन्मदिन पर उससे मेरा परिचय हुआ। निहायत मामूली परिचय। उसका नाम देवप्रिय हालदार, रंजीत दा का दोस्त, और मेरा नाम दीपान्विता चटर्जी, समीता की दोस्त हूँ। बस इतना ही परिचय हुआ, इससे ज़्यादा नहीं। वह सीधा साधा व्यक्ति मुझे अच्छा ही लगा, लेकिन कोई राग अनुराग पैदा करने वाली या लड़कियों को पागल बनाने वाली बात उसमें नहीं थी। उस वक्त मैं क्षण भर के लिए भी इस बात पर यकीन नहीं कर सकती थी कि मैं कभी उसके प्रति आकर्षित हो सकती हूँ। इसके बावजूद मैंने एक दिन महसूस किया कि वह मुझे बेहद अच्छा लगने लगा है। इसका कारण क्या है पता नहीं, फिर भी वह मुझे अच्छा लगने लगा था।
इम्तिहान की तैयारी के कारण उसने ट्यूशन छोड़ दी थी। समी के यहाँ अब वह नहीं आता था, यूनिवर्सिटी भी नहीं जाता था। उसे बिना देखे मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मुझ पर उदासी छा गई। दादू, मैंने इस पर खूब सोचा है। जो कुछ निर्णय मैंने किया है उसे सुनकर तुम्हें दुख होगा, तुम सिहर उठोगे। मुझे इस रोमांस का कोई अपराध बोध नहीं है। यह किसी घटना चक्र के लेन देन के बाबत ऋणी मन का, कृतज्ञ मन का आत्मसमर्पण नहीं है। यह सिर्फ बायोलॉजी है, मनुष्य की सभ्यता की दृष्टि से शायद शर्मनाक बात, लेकिन यथार्थ यही है। पुराने ज़माने में स्वयंवर सभा में राजकुमारी से विवाह इच्छुक राजकुमार कतार में बैठे रहते थे। वह राजकुमारी हाथ में माला लेकर हर व्यक्ति के सामने खड़ी होकर उसे देखती। चारण का विवाह तय कराने वाला उस राजकुमार के गुणों का बखान करता। आखिरकार राजकुमारी अपनी पसंद के युवक के गले में माला डाल देती। किसी को देखकर अच्छा लगने की बात हर युग में रही है, आगे भी रहेगी। धन, मान, गुण, यश, प्रतिष्ठा, सबका स्थान इसके बाद है। हृदय का मेल, मन का मेल तो बाद में आता है। नज़रों से अच्छा लगने की बात पहले आती है। उसके प्रति मेरे आकर्षण की बात मेरी समझ में तब आई जब मैंने देवप्रिय को कई दिनों तक नहीं देखा। अचानक एक दिन समी ने मुझसे कहा, आज बड़ी गड़बड़ हो गई रे दीपा, मुझे बहुत ख़राब लग रहा है। क्या हुआ? आज सुबह देवप्रिय हमारे यहाँ आया था। इंद्रजीत और अभिजीत को पढ़ाने के एवज में उसके 100 या 80 रुपये बकाया थे। उसने ज़रूरत पड़ने पर लेने के लिए ही इन रुपयों को हमारे यहाँ छोड़ रखा था, मगर उन रुपयों को भैया ने पिताजी से लेकर खर्च कर दिया। उसे यह बात मालूम नहीं थी। देवप्रिय जब सुबह आया था तब रंजित घर में नहीं था। विवश होकर देवप्रिय ने एक स्लिप लिखकर इंद्रजीत के हाथों पिताजी के पास भिजवा दिया। उसे रुपए की सख्त ज़रूरत थी। मेरे पिताजी इन मामलों में बड़े टची हैं। बीमारी क्रोध के वहाँ आकर बोले, रुपए? किस बात के रुपए? अपने हिसाब के पाई पाई पैसे तो तुम ले गए हो। उस बेचारे के मुँह से निकल गया, जी नहीं, उसे मैंने बाद में लेने की सोचकर उस वक्त नहीं लिया था। पिताजी बोले, नहीं, रंजित ने तुम्हें ज़रूर दे दिया होगा। मैंने खुद तुम्हें देने के लिए उसके हाथों में दिए थे, मुझे खूब याद है। उसने मुझसे कहा था, पिताजी, देवप्रिय को पैसों की सख्त ज़रूरत है। मैंने कहा, ठीक है, उसे जाकर दे दो। उसने तुम्हें दिया नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। वह अचंभे में पड़ गया। उसके 2-3 बार न समझ की तरह जी करते ही पिताजी ने आवेश में उसे खरी खोटी सुना दी। इंद्रजीत का रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ था, इसलिए पिताजी ने कहा, रुपए तो तुमने बिना पढ़ाए ही ले लिए, ऊपर से एक बार रुपए पाने के बाद भी इस तरह दोबारा मांगने चले आए। गेट आउट, गेट आउट। बेचारा वहीं से सिर झुकाकर चला गया। बाद में भैया ने आकर मुझसे कहा, वाकई समी, यह तो बड़े अन्याय की बात हो गई। रुपए तो उसके बकाया हैं ही, मैंने उन्हें खर्च कर दिया है। मुझे उसे यह बात बता देनी चाहिए थी कि ज़रूरत पड़ने पर रुपए मुझसे ले लेना, पिताजी के पास मत चले जाना या उनसे मत मांग बैठना। मेरे भैया आज उससे मिलने बारासात जाएंगे। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। यह बात सुनकर उस दिन मुझे भी बहुत ख़राब लगा था। समी के पिता या भैया का देवप्रिय के साथ दुर्व्यवहार या अन्याय किया जाना उतना नहीं खल रहा था देवप्रिय की हालत के बारे में सोचकर। मुझे सुनकर बहुत ख़राब लगा। साथ ही साथ उस पर विचित्र किस्म का गुस्सा भी आया, जिसमें उसके प्रति सहानुभूति ही मुख्य थी। एक सीधे साधे आदमी को कैसे भुगतना पड़ा, वह इस तरह क्यों भुगतता है, क्यों वह सिर झुका लेता है, वह विरोध क्यों नहीं करता। देवप्रिय ने हंसते हुए कहा था, मैं गुस्सा नहीं कर पाता, वह मुझसे नहीं होता, मुझे अच्छा नहीं लगता। समी ने उसके बारे में जिस दिन हमें यह सब बताया, उस वक्त हम दोनों यूनिवर्सिटी की क्लास से निकलकर लाइब्रेरी जा रहे थे। इसके बाद लाइब्रेरी से निकलकर शाम को समी के यहाँ न जाकर मैं सीधे घर लौट रही थी। मेरी बस श्याम बाजार पंचमुहाने के मोड़ से बाग बाजार स्ट्रीट जंक्शन पार करके एक जगह रुक गई थी। तभी मैंने देखा कि थोड़ी दूर से एक आदमी लंबे लंबे ढक भरता हुआ चला आ रहा है। उसका सिर एकदम तना हुआ है और उसकी चाल में जरा भी थकान नहीं थी। मुझे रानी रोड तक जाना था, लेकिन उसे देखकर मैंने अपने मन में उस क्षण एक विचित्र आकर्षण अनुभव किया,
जिसकी उपेक्षा करके बस में बैठे रहना मेरे लिए असंभव हो गया। मैं बस से उतर गई और ज़रा ऊंची स्वर में उसे पुकारा, दीपप्रिय बाबू, दीपप्रिय बाबू। वह चौंक कर रुक गया और इधर उधर देखने लगा। मैंने फिर पुकारा। इस बार उसकी नज़रें मुझसे मिली। मैंने उसी क्षण सड़क के इस तरफ खड़े होकर महसूस किया कि सड़क की दूसरी तरफ खड़े दीपप्रिय बाबू के चेहरे पर सहसा किसी ने टार्च की रोशनी फेंकी हो। मैं भी शायद शर्म से लाल हो गई थी। दीपा कहते कहते रुक गई। इसके बाद हंसते हुए बोली, यही शायद सनातन स्थायी एक्सप्रेशन है दादू। एक दूसरे को देखकर खुश हो जाना, शर्मा जाना। तुम लोग जो बुजुर्ग लोग हो, तुम लोगों से प्रेमी या प्रेम की खबर जरूर छिपाई जाती है, लेकिन आज के मतलब सन 1960 के बाद की किसी कुमारी युवती के लिए रास्ते के लोगों के सामने अपने प्रेमी को देखकर शर्माने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। खैर, हम दोनों ने ही अपने को संभाल लिया, बल्कि उस वक्त मैं थोड़ा चकित भी हुई थी, क्योंकि मैं उसे प्यार करती थी। यह तो उस वक्त भी बहुत स्पष्ट नहीं था, बल्कि मैं खुद चकित होकर सोच रही थी कि उसे बुला तो लिया, मगर बुलाया क्यों, उससे बात क्या करूं, यह भी नहीं सोच रहा था। लेकिन उसके चेहरे पर क्षण भर के लिए जो रोशनी नज़र आई थी, उसने मुझे बेहद पुलक से भर दिया था। उसने आकर बड़ी इज्जत से पूछा, आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? मैंने कहा, हाँ। यूँ, लेकिन कहूँ क्या? अचानक मेरे मुँह से निकला, आप अब कैसे हैं? कैसा हूँ? उसने बड़े शांत भाव से पूछा। समय के पिताजी द्वारा किया गया अपमान आपने खामोशी से बर्दाश्त क्यों कर लिया? जरा भी विरोध नहीं किया? छी छी। वह सिर झुकाकर हंसा। मैंने कहा, उनसे पैसे अब आप मत लीजिएगा, बिल्कुल नहीं लूँगा। इसका फैसला मैं कर चुका हूँ। रंजीत आपके यहाँ 12 साल गया हुआ है। मुझसे उसकी यहीं भेंट हो चुकी है। उसे वहाँ जाना नहीं पड़ा। वह मुझे रुपए दे रहा था, मैंने नहीं लिए। रंजीत के पिता ने अपने बच्चों के रिजल्ट के बारे में जिस तरह मुझसे कहा, उसके बाद रुपए लेने का कोई मतलब नहीं है, लेना उचित भी नहीं होगा। मैंने रंजीत से थोड़ी कहा सुनी भी हो गई। इधर कहाँ गए थे? जरा काम से गया था। क्या रुपए के लिए? माफ़ कीजिए, ये पूछने का मुझे अधिकार तो नहीं। नहीं, आप कुछ भी पूछ सकती हैं, सब कुछ आपके अधिकार में है। मेरे मन में कुछ उमड़ने घुमड़ने लगा। दिल में एक विचित्र किस्म का बोझ सा महसूस हुआ, कुछ खटका। इसके कहने का आशय क्या है? शायद यही सुनना चाहती थी। उसने कहा, ठीक है, मुझे भी नाराज़गी जाहिर करनी ही पड़ेगी, दिखावे की नहीं, उचित है। उसने कहा, आपके अधिकार की परिधि में मेरा जीवन और जगत समाया हुआ है। उसकी बातों के लहजे में से मैं नाराज़ नहीं हो पाई। उसे चकित होकर देखती रही। उसने कहा, आप लोगों का मैं काफ़ी आभारी हूँ। हम लोगों का? ऐसा क्या किया? आप सबके ढेरों उपकार हैं। जब मैंने हायर सेकेंडरी का इम्तिहान दिया था, तब आपके नाना ने मेरी फ़ीस भरी थी। इसके पहले हर साल आपके नाना मेरी किताब कॉपी खरीदने के पैसे देते थे। कमीज़, हाफ पैंट, जूते खरीद देते। तभी से किड्स शू पहनने की आदत पड़ गई है। मेरी नानी आपके यहाँ की नौकरानी थी। मैं सत्यदासी का नाती हूँ। आपको उनकी याद है? दादू, मुझे उसी दिन उसे घर लाकर तुमसे मिला देना उचित होता। शायद तब उससे हमारी अंतरंगता प्रेम में परिणत नहीं होती। अंतरंगता को एक संकोचपूर्ण गोपनीयता की आड़ में न छिपाने से बीच से फिर प्रेम का अंकुर नहीं फूटता। दादू, शायद मैं भी उसे मन ही मन चाहने लगी थी, इसलिए उसे तुम्हारे यहाँ ना ले जाकर मैंने उससे कहा था, आप कल बेलेगेछे के परेशनाथ के बगीचे में आइएगा 12 बजे, मैं वहाँ मिलूँगी। आपको कितने रुपए चाहिए बता दीजिए, ले आऊँगी। आपको कितने रुपए चाहिए बता दीजिए, मैं ले आऊँगी। आप मुझसे रुपए लेने में कतई संकोच न कीजिए। अगर संकोच हो तो बाद में नौकरी मिल जाने के बाद मुझे चुका दीजिएगा। दूसरे दिन बेलेगेछे के परेशनाथ के बगीचे में मैंने उसे 150 रुपये दिए थे। इसके बाद हम दोनों कॉफ़ी हाउस जाकर दिन भर साथ रहकर शाम को लौटे थे। उस वक्त हम दोनों एक दूसरे के लिए आपसे तुम हो गए थे। देवप्रिय ने अपनी जेब से एक फ़ोटो निकालकर मुझे दिखाकर कहा था,
बचपन में तुम्हारे यहाँ से मैंने यह तस्वीर चुराई थी, इसे मैं हमेशा जेब में रखे रहता हूँ। यह कहकर वह हंसने लगा था। मैं शर्म से लाल हो गई थी। प्रेम जैसे कि उस तस्वीर में ही छिपा हुआ था। वह तस्वीर तब की थी जब मैं 7-8 साल की थी। दूसरे दिन समी ने बड़ी चिंता से कहा, कल बारासात में उनके यहाँ बैठकर दिन भर इंतज़ार करती रही, मगर उनसे भेंट नहीं हुई। न जाने कहाँ चले गए थे। दादू, कुल मिलाकर कहानी यह है, तुम लोगों को मेरी बातों से तकलीफ़ हुई होगी। दादू, तुम्हें तो ज़्यादा नहीं, मगर माँ और दादी को ज़्यादा हुई होगी। मुझे पता है कि सबके कलेजे पर चोट लगी होगी। तुम भी ऊपर से भले ही हंसो, लेकिन दुख तुम्हें भी हुआ है। दादी और माँ जात धर्म मानती हैं, शायद उसकी आर्थिक हैसियत का भी ख्याल होगा। सत्य दासी, मेरी दासी सास ही इस घटनाक्रम में मुख्य हैं। तुम लोगों के लिए यह बड़ी अहम बात है, लेकिन हम लोगों के लिए यह कोई समस्या की बात नहीं है दादू। प्रेम तो हमेशा से ही अस्तित्व में रहा है। राजकुमारी का प्रेम चरवाहे से हो जाता है। चरवाहा अपनी शक्ति से राजा बनता है। वह राजकुमारी का दिल जीत लेता है। हार जाने पर वह जान दे देता है। राजकुमारी वियोग में रोती है, या तो वह भी जान दे देती है, या फिर आंसू पोंछकर, माथे का सिंदूर पोंछकर दोबारा शादी करके प्रेम पर्व की समाप्ति कर देती है। जो बिना शादी किए प्रेम के लिए अपनी जान देता है, वही जीतता है। लेकिन आज का ज़माना दूसरा है, वक्त भी अलग है। इस ज़माने में अब किसी चीज़ की बाधा नहीं है दादू। अब सत्यदासी का नाती होने के कारण उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। वह ब्राह्मण नहीं है, इस बात से भी उसकी पात्रता में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उससे मैं प्रेम करती हूँ, इसलिए मैंने शादी की है। मैंने तो चिट्ठी में लिखा था दादू, तुम सबको दुखी करके मुझे भी कम दुख नहीं हुआ। आपकी ज़बान से भी यही बात कहती हूँ। दुख मैंने तुम सबको हमेशा ही पहुँचाया है, लेकिन अन्याय, पाप या अपराध मैंने ज़रा भी नहीं किया है। इसके लिए मैं तुम लोगों का तिरस्कार क्यों सहूँ। भवनाथ बाबू स्तंभ पे बैठे थे। थोड़ी दूर बैठी हुई शोभा दीपा की माँ रो रही थी। भवनाथ बाबू की पत्नी पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी हुई थी। दीपा ने फिर कहा, दादी कहेंगी, ब्राह्मण की लड़की होकर, सीता सावित्री के देश की कन्या होकर देवप्रिय से शादी करके मैंने महापाप किया है। मगर दादी, बुरा मत मानना, ब्राह्मण युग की बात आप ध्यान से निकाल देनी पड़ेगी। जात पात भी अब कोई नहीं मानता, तुम्हें पता है भी कि नहीं मानती। तुम लोगों ने भी मुझे इसी तरह बड़ा किया है, लेकिन देखा जाए तो एक दृष्टि से मैंने सावित्री जैसा ही काम किया है, जिसे मैंने मन ही मन प्यार किया। दूसरी जात का होने के कारण उसे छोड़कर मैंने किसी और से शादी नहीं की। सावित्री ने जब मन ही मन सत्यवान का वरण करके अपने पिता से आकर कहा था कि सत्यवान को उसने मन ही मन अपना पति मान लिया है, उस वक्त नारद वहाँ मौजूद थे। उन्होंने ठीक आईला लगाते हुए कहा था, ऐसा कैसे हो सकता है सावित्री, सत्यवान तो राजपाट खोया हुआ राजपुत्र है। सावित्री ने कहा था, फिर भी वह मेरा पति है। वे लोग वनवासी हैं, फिर भी वह मेरा पति है। आखिरकार नारद बोले, सबसे खराब बात यह है कि सत्यवान की आयु कम है। सावित्री ने कहा, फिर भी वही मेरा पति है। मैं भी यही कहती हूँ दादी, भले ही मैंने रजिस्ट्री से शादी की है, चाहे तो इसे अपराध कह सकती हो, पर अपराध ही क्या है। अगर प्रेम झूठा साबित हो, यदि जीवन असहनीय हो जाए, तब मैं तलाक भी ले सकती हूँ। लेकिन अब तक जो कुछ मैंने किया है, उसमें अन्याय जरा भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं तुम लोगों से कुछ मांग भी नहीं रही हूँ, ना तुम लोगों की ज़मीन, ना तुम लोगों की जायदाद। अगर संपर्क नहीं रखना चाहोगे तो मैं उसके लिए भी नहीं कहूँगी। मैंने उसके साथ घर बसा लिया है। सॉरी, अपनी गृहस्थी को लेकर मैं खुश रहूँगी। भवनाथ बाबू ने अब मुँह खोला, बोले, चलो जी, अब यहाँ से चलें। सुबह बेटी, ज़रा सोच कर देखो, मैं ज़रा भी बाधा नहीं दूँगा अगर तुम चाहो। शोभा मुँह से कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन इनकार में ज़ोर से गर्दन हिलाने लगी। नहीं नहीं नहीं। भवनाथ बाबू बोले,
तब तो बेटे यह बात भूल जाओ कि दीपा नाम की तुम्हारी कोई थी। आओ चलें। वे लोग चले गए। दीपा खामोश बैठी रही। उसके अंदर जो अंतर मंतर चल रहा था, लग रहा था उसके दबाव से उसकी पसलियां टूट जाएंगी, लेकिन नहीं, हरगिज नहीं। दीपा ने मुड़कर देखा। दीप्ति कमरे में आ गया था। वे लोग जब तक यहाँ थे तब तक वह बाहर ही था, सड़क पर घूम रहा था। दीपा ने ही उससे कहा था, तुम यहाँ मत रहना, तुम रहोगे तो वे लोग, खासकर दादी, अगर बुरा भला कहे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, तुम बाहर ही रहना। वे लोग चले गए। दीपा ने जवाब देते नहीं बना। वह कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उसके साथ ही उसके आंसुओं का बांध टूट पड़ा। दीपा ने दीप्ति को बाहों से जकड़कर उसके सीने में अपना सिर रखकर कहा, तुम मेरे अतीत को विस्मृत करा दो, अपने प्रेम से सब कुछ विस्मृत करा दो। दीप्ति ने उसे जोर से अपनी बाहों में भींच लिया। भवनाथ बाबू ने अपनी पुत्रवधू से कहा था, दीपा नाम की कोई थी, इसे बहू तुम भूल जाओ। भवनाथ बाबू की पत्नी को भी यह कहने की ज़रूरत थी। भवनाथ बाबू ने यह ध्यान में नहीं आया था। उनकी पत्नी ने उस दिन भी दीपा के यहाँ से निकलकर टैक्सी में सवार होते वक्त कहा था, अरे दीपा, मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम मर जा। विचित्र व्यक्ति थी ना, लेकिन सिर्फ वही क्यों विचित्र थी, वे सभी लोग जो भवनाथ बाबू की पत्नी की तरह पहले ज़माने के अपरिपक्व लोग थे, दुर्बल लोग थे, वे ही शायद इसी तरह के विचित्र लोग हो सकते थे। अपनी आखिरी बीमारी के दिनों में वे दीपा के लिए बेचैन हो गई। दीपा, ओ दीपा, तुझे मैं एक बार देखना चाहती हूँ दीपा। 2 साल बाद भवनाथ बाबू कलकत्ता छोड़कर काशी चले गए थे। वे वहीं रहने लगे थे। कलकत्ता से अपना संपर्क उन्होंने ख़त्म कर लिया था। अपना मकान बेचकर सारा रुपया बैंक में रखकर पति पत्नी अपने जीवन के बाकी दिन वहीं बिता रहे थे। पुत्रवधू शोभा अब उनके साथ नहीं रहती थी। वह अब एक गुरु का सहारा लेकर उन्हीं के साथ जगह जगह घूमती रहती थी। उस घटना के कुछ दिन बाद ही, लगभग 3 महीने बाद, शोभा अपने गहने और पति के लाइफ इंश्योरेंस के रुपए, जो उसके नाम बैंक में फिक्स डिपॉजिट थे, उन्हें लेकर एक दिन घर से चली गई। भवनाथ बाबू ने सोचा था शायद दीपा के आकर्षण के कारण शोभा वहीं चली गई होगी, लेकिन नहीं। उन्होंने पता लगा कर देखा कि शोभा वहाँ नहीं थी। शोभा दीपा की माँ की उम्र 35-36 की थी। वह देखने में सुंदर थी, दीपा से कहीं ज़्यादा सुंदर। दीपा आधुनिक ज़माने की लड़की थी, थोड़ी कड़क और तेज पुरुषों की तरह। शोभा कोमल और संकोची थी, इसलिए भवनाथ बाबू उसके लिए चिंतित हो गए। लेकिन बाद में उन्हें खबर मिली कि शोभा अपने मायके चली गई थी। वहाँ उस वक्त उनके सन्यासी गुरु आए थे, उनसे दीक्षा लेकर अब वे गुरु के साथ ही घूमती थी। गुरु का बहुत बड़ा आश्रम था, वे पूरे देश में घूमते रहते थे। शोभा वहाँ प्रसन्न थी। उसने अतीत को भुला दिया था। निंदा करने वाले तरह तरह की बातें करते थे, उसे परवाह नहीं थी। सब कुछ रहने के बाद भवनाथ बाबू अपनी पत्नी को लेकर काशी में रहने लगे थे। अचानक भवनाथ बाबू की पत्नी ने खाट पकड़ ली। उन्हें अपनी पुत्रवधू को देखने की ख्वाहिश नहीं हुई, मगर दीपा को देखने के लिए वे तड़पने लगे। दीपा को देखना चाहती हूँ, उसे बुला दो। भवनाथ बाबू से इनकार करते नहीं बना। उनका हृदय भी प्रतिदिन तूफान से लाए हुए बालू की तरह मरुभूमि बनता जा रहा था। निरंतर तृष्णा से उनका मन व्याकुल रहता था। पत्नी की उस कातर इच्छा की ध्वनि जैसे वहाँ प्रतिध्वनित होने लगी। उन्होंने दीपा के पते पर तार भेज दिया। साथ ही दीपा जिस कॉलेज में पढ़ाती थी वहाँ भी टेलीग्राम किया। इसके अलावा जिन छात्रों को वे बेटों की तरह मानते थे और जो शिक्षा विभाग में काम करते थे, उन्हें भी चिट्ठी लिखी। उनमें दीपा के नाम चिट्ठी भी रख दी। उन्हें लिखा, मेरी पौत्री दीपा दीपनिता, जो अब हालदार हो गई है, वह हम लोगों की इच्छा के विरुद्ध शादी करके अलग गृहस्थी बसाकर हमसे अपना रिश्ता तोड़ चुकी है। मेरी पत्नी इस वक्त मृत्यु शैया पर है। इसी तरह दीपा का पता लगाकर उसे यहाँ भेज दो। मेरी पत्नी की सांसें इतनी तकलीफ में भी सिर्फ उसी के लिए अटकी हुई हैं। आखिरकार दीपा आई। उस दिन अपराह्न बेला थी। एक टैक्सी आकर खड़ी हुई।
जिसमें से दीपा उतरी। टैक्सी का हॉर्न सुनकर भवनाथ बाबू खिड़की पर आकर खड़े हो गए। हाँ, दीपा ही तो थी। उन्होंने उसी क्षण एक नज़र में दीपा को पहचान लिया। दीपा कुछ लंबी लग रही थी। लंबी हुई थी या दुबली हो गई थी, वे ठीक समझ नहीं पाए। वह अकेली ही आई थी, साथ में दीपप्रिय नहीं था। वह खुद नहीं आया था या दीपा ने साथ आने से मना किया था। दीपा ने ही नहीं आने दिया होगा, यही हुआ होगा। मगर यह बड़े अन्याय की बात है। भवनाथ बाबू झटपट दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आए। उन्होंने अपने नौकर राम भरोसे को आवाज़ लगाई। भरोसे, बाहर से सामान ले आओ। दीपा ने नज़दीक आकर कहा। दादू उसकी छुट्टी के नीचे हाथ लगाकर उसका चेहरा ऊपर करके भवनाथ बाबू उसे देखने लगे। उनके होंठ थर-थर काँप रहे थे, आंखें आंसुओं से भर गईं। दीपा की आंखें भी भर आईं, लेकिन उसने मुस्कुराने की कोशिश की। दोनों ने ही अपने आंसू पोंछे। दीपा बोली, दादी कैसी हैं? तेरे लिए ही अब तक जिंदा है। बुढ़ापे की बीमारी है, ऐसे तो कुछ नहीं है, मगर अब क्या हो जाए कोई कह नहीं सकता। लेकिन तू दीप्ति को साथ क्यों नहीं लाई? अकेले क्यों आई दीपा? क्या उसे साथ क्यों नहीं लाई? तूने क्या यह सोचा कि हमने तुझे बुलाया है, उसे नहीं? मैंने तो लिखा था। हाँ दादू, तो फिर तूने क्या सोचा, कुछ और? दादू कुछ कहते हुए रुक गई। तू उसे टेलीग्राम कर दे। वह तो दीपा का गला भर आया। दीपा, अपना गला झाड़कर दीपा बोली, दादू वह तो अब इस दुनिया में नहीं रहा। दीपा भवनाथ बाबू के गले से लग चीख निकल गई। वे थर थर करके कांपने लगे। दीपा उनसे लिपट कर बोली, दादू दादू। दीपा भवनाथ बाबू से चक्कर रोने लगे। आंसुओं के कारण उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने अपने आंसुओं के पर्दे को भेद करके दीपा को देखने की कोशिश की। हाँ, वाकई दीपा के शरीर पर सफ़ेद काले रंग को छोड़कर और दूसरा रंग नहीं था। काला भी थोड़ा सा ज़्यादा सफ़ेद ही था। वह सफ़ेद रंग जैसे आंसुओं के कुहासे में और सफ़ेद नज़र आ रहा था। उसके हाथ में चूड़ी और गले में एक पतला सोने का हार था। शायद इतने से ही किसी को विधवा नहीं कहा जा सकता था, लेकिन विधवा होने के बाद इससे ज़्यादा गहने कोई नहीं पहनता, न उसके कपड़ों का इससे अलग कोई रंग ही होता है। वह लंबी नहीं, दुबली कमज़ोर हो गई थी। दीपान्विता म्लान हो गई थी। दीपा विधवा हो गई थी। दादू, दीपा, तुम दादी से मत कहना, मैं उसे नहीं बताना चाहती। दीपा, यह कब की बात है? 8 महीने होने को आए दादू। तूने खबर तक नहीं भेजी? हाँ, खबर नहीं भेजी। हम लोगों पर नाराज़ थी। तुझे लगता था, तुझे अभिमान हुआ था, वह भी अकारण, लेकिन उसे ख़त्म नहीं कर पाई थी। लेकिन तुम्हारे अभिशाप से ऐसा हुआ, यह मैं सोच भी नहीं सकती। यह तो एब्सर्ड है। दीपा के चेहरे पर फीकी मुस्कान थी। उसकी अचानक मौत हो गई। वह इंटरव्यू देने दिल्ली गया था, मैं भी साथ गई थी। वहाँ हम लोग खूब घूमे फिरे। अचानक एक दिन उसका हार्ट फेल हो गया। भवनाथ बाबू स्तब्ध हो गए। दीपा भी खामोश थी। वह उदास नज़रों से सामने देख रही थी। भीतर से भवनाथ बाबू की पत्नी की आवाज़ आई, दीपा, दीपा। दीपा जैसे चौंक कर जाग उठी। गहरी सांस लेकर बोली, दादू चलो, दादी बुला रही हैं। साथ चलते हुए वह बोली, रंजीत से मुझे माँ की खबर मिली। उसने कहा, बहुत ख़राब बात उसने कही दादू, मतलब बहुत ख़राब ढंग से उसने कहा। वेस्ट ब्रूस्ट मुझसे आकर कहने लगा, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं बोली, मगर मैं नहीं करती। जिसे मैंने प्यार किया था उसे भी आज भी प्यार करती हूँ रंजीत। मैं मानती हूँ कि इस दुनिया में धर्म, ईश्वर सब झूठ है, लेकिन प्यार झूठा नहीं होता। अगर एक बार किसी से प्यार हो जाए तो उसे छोड़कर दूसरे से प्यार नहीं किया जा सकता। मैंने देवप्रिय से ऐसा ही प्यार किया था। उसे इसी तरह सारी ज़िंदगी चाहती रहूँगी। उसे भुला नहीं सकती। कम से कम इस वक्त तो यही लगता है। फिर वह थोड़ा मुस्कुराकर बोली, रंजीत ने मुझे व्यंग करते हुए मेरी माँ के बारे में बताया। कहा, ठीक है, अंत में अपनी माँ की तरह ही किसी बाबा जी की चेली बन जाना। उसे मैंने भगा दिया। उसकी आवाज़ रूखी हो गई थी। उसने कहा, दादू, प्रेम से बड़ी, किसी को चाहने से बड़ी चीज़ और कोई नहीं होती। यही मधुरतम है।
मिलन में मधुर, विरह में मधुर, हंसी में, रुदन में, जरा ठहरो दादू, मैं खुद को संभाल लूँ, दादी से छिपाना होगा ना, आहे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।